CA Foundation, BCK chapter number 5, organizations facilitating business. So there are 4 non-funding institutions in India. एग्जाम में ये भी आ सकता है कितने नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर. तो आंसर इज देर आर 4 नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. कौन कौन से हैं? आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई. ओके, चारों का फुल फॉर्म याद करो क्योंकि चारों का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है. आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है स्टॉक एक्सचेंज के, एंड उनके रूल्स को फॉलो करते हुए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है. दैट इज शेयर मार्केट प्राइस, बेसिकली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. CCI, Competition Commission of India. IRDAI, Industry Specific Facilitation Institutions. So आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले इतना लर्न कर लो कि 4 फंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और मैं 2 मिनट दे रही हूँ, चारों के फुल फॉर्म लर्न करो, फिर आगे जाऊंगी. IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority ना, Authority of India. तो IRDAI का फुल फॉर्म करो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये चारों का फुल फॉर्म सबसे पहले कर लो, और 4 नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ध्यान कर लो, उसके बाद आगे जाते हैं. फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है? देयर इज वन फंडिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया. कौन सा है? NABARD, नेबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. इसका भी फुल फॉर्म देखो फटाफट. नेबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फास्ट करो. Question number 3. What is business facilitation system? It is a system of arrangements that is doing the business. Business करने में आपकी help करते हैं. It comprises of 2 institutions, non-funding institutions and funding institutions. तो यदि question बने कितने तरह के business facilitation system है? 2. कौन से हैं? Non-funding and funding. फंडिंग अभी बात किया हमने, नेबार्ड. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है. हमको लगता है बैंक है, पैसे की बात है, फंडिंग ही होगा. रिजर्व बैंक नॉर्मल जनता को फंड नहीं कर रही है. ओके, तो रिजर्व बैंक नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी. डेट, बहुत सारी डेट्स है इस चैप्टर में, हर डेट ध्यान रखनी पड़ेगी. Established on 1st April 1935. Remember the date. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुई? 1st April 1935. प्रेजेंट गवर्नर जो भी रिजर्व बैंक का हो, एग्जाम से थोड़ा पहले चेक करिए कि अभी करंट गवर्नर कौन है. इनिशियली स्टैब्लिश इन कैलकाटा. जगह का नाम ध्यान करिए कि रिजर्व बैंक पहले कहाँ आई थी? कैलकाटा में. परमानेंटली मूव टू मुंबई इन विच ईयर? 1937. तो अभी तक हमने क्या बोला? रिजर्व बैंक एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1st April 1935. उसके बाद सबसे पहले कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? कैलकाटा में. मुंबई में परमानेंटली मूव किस ईयर में हुई थी? 1937. 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ध्यान रखने हैं.
यदि क्वेश्चन आता है विच इज द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, अकेला वो है, दैट इज मैं ये बोलती हूँ कि माँ तो एक ही, बच्चे अनेक हो सकते हैं उसके। सेम वे सेंट्रल बैंक तो एक कंट्री की एक ही होती है, बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स हो सकती है। तो यदि आपसे पूछा गया, देखो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन आरबीआई, लेकिन साथ में वो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, ये भी ध्यान रखना। मॉनेटरी वर्ड आते हुए भी इट इज नॉन फंडिंग, क्योंकि वो जनता को नहीं लोन दे रही है, या जनता की बैंक नहीं है, इट इज बैंकर टू द बैंक्स, इट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो किसी भी वे में आए, आंसर आरबीआई कब होगा? जब पूछा एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन तो आरबीआई, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन भी आरबीआई। सबसे पहले कैलकाटा में आई, परमानेंटली मूव हुई मुंबई में 1937 में। आरबीआई क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो यदि क्वेश्चन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इट इज द सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई। इट कंट्रोल्स कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। फिर से एक क्वेश्चन बना, कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, आपके कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंट्रोल करता है? आंसर फिर से आरबीआई हुआ। It acts as friend, philosopher and guide to whom? मतलब सारे जो बैंक्स है, आप जैसे बोलिए कि जितने कमर्शियल बैंक के नाम आपको ध्यान आ रहे हैं, आइडिया बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड सो ऑन, उन सब के लिए फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी तक हम उसकी डेट्स पढ़ रहे थे, अब एक्ट की डेट पढ़ रहे हैं। 1934 में आया Reserve Bank of India Act 1934. Remember the date. Reserve Bank of India nationalization in 1949. Act 34 में आया था, बैंक नेशनलाइज हुई 1945 में। Remember the year. RBI is governed by Central Board of Directors. कौन RBI को गवर्न करता है? It is गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यदि क्वेश्चन आया आरबीआई इज गवर्न्ड बाय, एंड उसमें गवर्नमेंट भी ऑप्शन है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऑप्शन है, फिर क्या करोगे? आरबीआई इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट आरबीआई को गवर्न कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बहुत सारे फंक्शंस दे सकते हैं वो तुमको, और तुमको चूज करने बोल सकते हैं ये किसका फंक्शन है, नेबार्ड का है, आरबीआई का है, किसका है? इशू एंड प्रिंट करेंसी नोट्स। तो प्रिंट करेंसी आरबीआई का फंक्शन है। आरबीआई डज नॉट इशू स्मॉल डिनोमिनेशन कॉइन्स, 1 रुपए का कॉइन, 1 रुपए के नोट्स, ये भी ध्यान रखो। फिर ये कौन करता है? दीज आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एक्ट एज बैंकर्स बैंक। बैंक्स जो कमर्शियल बैंक्स है उनके बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। बैंक्स टू कमर्शियल बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। यदि कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में आई, वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास, बिकॉज सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एक्ट्स एज बैंक टू द गवर्नमेंट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसकी कस्टडी किसके पास है? सेंट्रल बैंक। It sells treasury bills on behalf of central bank. If the question is that who sells treasury bills on behalf of central bank, Reserve Bank of India, that is treasury bill बेचने का भी वो काम कर रही है। Credit control is done by central bank. Then credit creation कौन करता है? Credit creation is done by commercial banks. That is credit creation क्या हुआ? मान लो ये बैंक है, एक आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसने बैंक के पास रख दिया और 4% इंटरेस्ट मिला उसको, ठीक है, बदले में 4% इंटरेस्ट लेके गया। लेकिन एक और आदमी जिसको बिजनेस करना है,
और जब उसको बिजनेस करना है, उसको लोन चाहिए, तो उसने क्या किया बेसिकली कि बैंक से लोन लिया है। तो बैंक ने बोला ठीक है लोन ले लो, 10% इंटरेस्ट पे मैं लोन दूंगी। तो इसको 4 दिया है, इससे 10% लिया है, जो गैप का 6% है वो कमर्शियल बैंक की कमाई है। तो द क्वेश्चन इज क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, देखो कंफ्यूजिंग है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो क्रेडिट क्रिएशन किया है ये कमर्शियल बैंक ने किया है, जबकि क्रेडिट कंट्रोल इन सबको एक फ्रेमवर्क में रह के उनको अपनी लिमिट्स जानते हुए बिजनेस करना है। तो क्रेडिट कंट्रोल इज डन बाय सेंट्रल बैंक, credit creation is done by commercial bank, and it is very important from the viewpoint of exam. Two methods of credit control, qualitative and quantitative method, तो दोनों याद रखने। क्रेडिट कंट्रोल के कितने मेथड होते हैं, 1 2 3 4, तो आंसर इज 2। एंड कौन से मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, 2 मेथड। अब आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है कैसे, either by credit expansion or by credit contraction. Credit expansion क्या होता है, that is floating more money in the economy, इकोनॉमी में पैसा छोड़ देना, तो that is credit expansion, आराम से लोन लो। एंड क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉलिंग बैक मनी फ्रॉम इकोनॉमी, पैसा अपना वापस खींच लेना। यदि गवर्नमेंट को चाहिए, दैट इज यदि रिजर्व बैंक को चाहिए कि सारा पैसा वो वापस खींच ले, वो सिर्फ एक काम करेगी, यदि कमर्शियल बैंक 4% इंटरेस्ट दे रही है, वो बोलेगी मैं 6 देती हूँ, सारा पैसा खींच लेगी, 2% के चक्कर में सारा पैसा अंदर। तो दैट इज वापस पैसा इकोनॉमी से खींच के अपने पास इकट्ठा कर लिया, दैट इज क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। क्रेडिट एक्सपेंशन मीन्स खूब मनी डाला, चलो हम कम रेट में इंटरेस्ट देंगे, खूब मनी इकोनॉमी में डाल दिया। तो एग्जाम के लिए ध्यान रखो, क्रेडिट कंट्रोल पहली बात तो आरबीआई करती है, दूसरी बात कि 2 तरीके से करती है, और वो 2 तरीके का नाम है क्रेडिट एक्सपेंशन एंड क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन, फ्लोटिंग मोर मनी इन इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्शन, कॉलिंग बैक द मनी फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द इकोनॉमी। आरबीआई प्रमोशनल फंक्शंस भी करती है, एंड आरबीआई डेटा को कलेक्ट भी करती है और उसको पब्लिश भी करती है। आरबीआई मेक एडवांसेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट which are payable within 90 days of advance। मान लो यदि कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्प चाहिए, तो उनको लोन, गवर्नमेंट को कौन लोन देगा, आरबीआई, लेकिन 90 डेज में लौटा दो उनको। आरबीआई एक्टिवली ऑपरेट्स इन द गिल्ट एज मार्केट। क्या होता है गिल्ट एज मार्केट, ये पता रखा कि आरबीआई गिल्ट एज मार्केट में काम करती है, पर वो क्या होता है, गिल्ट एज मार्केट इज अ मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स। मतलब गिल्ट एज मार्केट में यही ट्रेड होता है। तो यदि एक क्वेश्चन बनता है इससे, गिल्ट एज मार्केट में क्या कितनी चीजें ट्रेड होती हैं और उनका नाम क्या है, तो गिल्ट एज मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, और आरबीआई एक्टिवली इस मार्केट में ऑपरेट करती है, और इस मार्केट का नाम है गिल्ट एज्ड मार्केट। एक बार सुनने से नहीं होगा, दूसरी बार वापस सुनना और उसको लिखना साथ में पॉज करके। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, रीमोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। किसी के पास गलती से पड़ा है 500 रुपए का पुराना नोट, मेरे पास रह गया था, ठीक है, तो आपने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया, फिर उसके सबसे पहले आप नोट छापते हो, तो दैट इज मोनेटाइजेशन। फिर यदि आपने ओल्ड नोट्स को स्क्रैप कर दिया और उसकी जगह नए नोट्स, तो डीमोनेटाइजेशन, फिर वापस से नए नोट छापे, दैट इज रीमोनेटाइजेशन। आरबीआई प्लेज इनडायरेक्ट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट्स। $1 इज इक्वल टू इतना रुपया, आरबीआई इसमें इनडायरेक्ट रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनेशन ऑफ दैट।
RBI tries to ensure economic stability in the country. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने का जिम्मेदारी भी आरबीआई का है. आरबीआई गाइड्स कमर्शियल बैंक, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस. कमर्शियल बैंक, तुम ये समझ लो सेंट्रल बैंक मम्मी है और सारे कमर्शियल बैंक बच्चे हैं. तो तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुमको अपनी मम्मी की तो सुननी है. तो कमर्शियल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो गाइड भी करेगी, जरूरत आने पे तुमको कंट्रोल भी करेगी और सुपरवाइज भी करेगी. ठीक है, तो मम्मी कंट्रोल्स बच्चा, दैट इज आरबीआई गाइड्स, कंट्रोल्स एंड सुपरवाइजेस कमर्शियल बैंक्स. आरबीआई गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट. आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, दैट इज इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, दैट इज चीजें महंगी हो जाना, एकदम महंगी हो जाएगी तो बेसिक फूड महंगा हो जाएगा तो गरीब क्या खाएगा फिर. तो आरबीआई ये इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कंट्रोल भी करती है कि एक हद तक इन्फ्लेशन अच्छा है, थोड़ा इन्फ्लेशन अच्छा है, बहुत इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है, बहुत महंगाई बढ़ना है अच्छी नहीं है. तो राइज इन जनरल प्राइस लेवल एंड डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर, तो एक तो लिमिट लगाओ, कहीं तो स्टॉप लगाओ, क्योंकि गरीब और कुछ नहीं खरीदेगा, खाना तो खरीदेगा. रोल ऑफ आरबीआई एज बिजनेस फैसिलिटेशन, करेंसी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी. तो आरबीआई बिजनेस फैसिलिटेशन भी करती है और पॉलिसीज भी है जो बनाती है, करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी. देखो हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो मेथड पढ़ा था और उसमें एमसीक्यू आता भी है. क्रेडिट कंट्रोल के दो मैकेनिज्म होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड. तो पहली बात याद रखो, क्रेडिट कंट्रोल के 1 2 3 4 5 कितने मेथड या मैकेनिज्म है? 2 है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. और क्रेडिट कंट्रोल क्यों करना जरूरी है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी. इन्फ्लेशन भी एक तरह से बुरा है तो डिफ्लेशन भी बुरा है. डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू, एंड यदि इतना मतलब हर चीज इतनी सस्ती हो जाएगी, प्रोड्यूसर को भी तो मजा आना चाहिए ना, कि जो चीज मैं 10 रुपए में बेच रहा था आज मैं 11 में बेच रहा हूँ. तो दैट इज अ लिटिल इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड. ओके, तो क्रेडिट कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, बोथ दोनों को कंट्रोल करना है, नॉट ओनली जस्ट इन्फ्लेशन. quantitative methods of credit, quantitative methods of credit control. This method applies to all economy and industries, so it is called general method of credit control. तो quantitative method का दूसरा नाम क्या है? General method of credit control. Under quantitative method there are 4 methods. Bank rate, देखो एक मिनट, बैंक रेट क्वांटिटेटिव मेथड में 4 मेथड होते हैं, 4 नंबर भी याद रखना, कौन कौन से हैं वो भी याद रखना है. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसको ओएमओ कहते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. मतलब मैं हर एक को एक्सप्लेन करूंगी. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. इनके नाम आप अभी ध्यान करो, इनका मीनिंग मैं एक्सप्लेन करूंगी. और आप अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं 4 और उनका नाम होता है बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जिसका फुल फॉर्म है ओएमओ, सीआरआर एंड एसएलआर एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ये आएगा तो तुमको क्वांटिटेटिव से कनेक्ट करने आना चाहिए. मतलब उन्होंने यदि बोला ओएमओ तो इट इज क्वांटिटेटिव मेथड, इट इज नॉट क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है वो देखते हैं. सिर्फ नाम कराया मैंने, सबका मीनिंग मेरी तरफ से पेंडिंग है. Qualitative method is applied only to certain sectors, industries. Hence, it is called as selective method of credit control. तो यदि एग्जाम में पूछा selective method का दूसरा नाम क्या है,
तो आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव मेथड. इट इंक्लूड्स व्हाट मेथड्स? मॉरल सुएशन. जैसे मम्मी, अपन मॉरल साइंस पढ़ा, मम्मी गाइड कर रही है कि बेटा ऐसा मत करो, ये करना अच्छा नहीं है. वैसे ही आरबीआई गाइड कर रही है कमर्शियल बैंक्स को कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं, और ये करो. मॉरल सुएशन. फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग एंड कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस. तो आपको ये भी ध्यान करना पड़ेगा कि मान लो उन्होंने बोला क्रेडिट रैशनिंग, तो आपको पता होना चाहिए ये क्वालिटेटिव मेथड. या फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपको पता होना चाहिए ये क्वालिटेटिव मेथड है. बैंक रेट क्या होता है? अब हम बात करते हैं वापस से. बैंक रेट का मतलब क्या है? इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट. बैंक रेट, किसकी रेट? इंटरेस्ट की रेट at which RBI gives loan to commercial bank. बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म, ये भी याद रखना है, क्योंकि रेपो रेट में भी आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन ले रही है. तो फिर बैंक रेट और रेपो रेट में फर्क क्या है? यदि देखो, इट्स वेरी थिन लाइन, बट बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक, and repo rate is also the rate at which RBI gives loan to commercial bank. Then what is the difference? दो क्यों किए फिर? Bank rate is long term, whereas repo rate is short term. ये भी अभी आगे देखेंगे हम लोग. When a country faces recession, देखिए, ग्रोथ होता है, बूम होता है, डिक्लाइन होता है, और एकदम नीचे स्लम, जैसे नीचे गिर रहा है, रिसेशन, एकदम लो. व्हेन अ कंट्री फेसेस रिसेशन इन अ बिजनेस साइकिल, टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन आरबीआई विल रिड्यूस द बैंक रेट. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि आपके कंट्री में रिसेशन चल रहा है, आपको अपने कंट्री की इकोनॉमी को रिसेशन के बाहर खींचना है, तो यदि रिजर्व बैंक बैंक रेट को रिड्यूस करेगी, दैट इज कम रेट पे लोन लेके जाओ, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डरेंगे नहीं, वो सस्ती रेट पे लोन लेंगे. 4% पे लोन दे रहे हैं, ठीक है, आज 100 रुपए बोरो करे हो तो 104 पे देना है. फैक्ट्री डालेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, प्रोडक्शन होगा, डिमांड होगी, आउटपुट बढ़ेगा, एंड इकोनॉमी उस रिसेशन से बाहर निकल के आ जाएगी. सो व्हेन अ कंट्री फेसेस रिसेशन, उस समय यदि आप आरबीआई के गवर्नर हो और आपको बोला जाए कि यदि आपकी कंट्री रिसेशन में है, कैसे बाहर लेकर आओगे उसको, तो आंसर क्या होगा? रिड्यूस बैंक रेट. लोन्स विल बिकम अट्रैक्टिव नाउ. पीपल विल नॉट बी स्कैर्ड कि मैं इंटरेस्ट का पैसे कैसे चुकाऊंगा. यही तुम 100 रुपीज का लोन ले रहे हो, मैं 20% इंटरेस्ट रेट रख रही हूँ, तुम डरोगे कि साल के एंड में 120% चुकाना है, मैंने बिजनेस में लॉस किया तो वो मैं कहां से चुकाऊंगा. पर यदि 4% इंटरेस्ट रेट है, 100 का 104, चल इतना तो कमाऊंगी ना, इंटरेस्ट दे दूंगी. पीपल विल इन्वेस्ट इन बिजनेस लीडिंग टू मोर प्रोडक्शन, मोर सप्लाई, एंड इकोनॉमी विल रिवाइव. तो जब आप रिसेशन के फेज से गुजर रहे होते हैं, उस समय आरबीआई बैंक रेट को रिड्यूस करती है, तो उतना ही वो कमर्शियल बैंक्स भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में जनता को लोन दे देते हैं. अब जब इन्फ्लेशन हो, तो व्हेन अ कंट्री फेसेस इन्फ्लेशन, सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग, जनरल प्राइस लेवल इज राइजिंग, दैट इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. पीपल हैव मोर परचेसिंग पावर इन हैंड ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत पैसा है, चीजें महंगी तो उनके हाथ में पैसा भी बहुत है. As value of money falls during inflation, जो चीज 100 में आती थी आज 120 में आ रही है, that is inflation. That time RBI will increase bank rate, that is अब तुम लोन लेने से डरोगे क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में और लोन है. तो यदि तुमको डिसाइड करना है कि तुम्हारी कंट्री बहुत एक्सेसिव इन्फ्लेशन में, तो तुम क्या स्टेप लोगे? यदि तुम आरबीआई में होगे तो यू विल इंक्रीज बैंक रेट टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट. तो एक बात और ध्यान रखो, जब बैंक रेट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होता है.
जब बैंक रेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट एक्सपेंशन होता है। तो ये देखो नटशेल में इसलिए लिखा कि जब समझ में आ जाए तो लर्न भी करो। ड्यूरिंग रिसेशन आरबीआई विल रिड्यूस बैंक रेट एंड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई विल इंक्रीज बैंक रेट। और फास्ट करने के लिए समझ के ही करना, रट के मत करना। लेकिन आर फॉर रिसेशन, आर फॉर रिड्यूस बैंक रेट, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज बैंक रेट। ठीक है, बट समझ के फिर ये वाला आर फॉर रिसेशन, आर फॉर रिड्यूस बैंक रेट, आई फॉर इन्फ्लेशन, आई फॉर इंक्रीज बैंक रेट। अब एसएलआर सीआरआर की बात कर लेते हैं। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो। A small reduction in statutory liquidity ratio, cash reserve ratio or bank rate can put huge funds at the disposal of the commercial banks for lending. देखो यदि 100 रुपया है, गवर्नमेंट ने बोला आप है ना 100 के 100 से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको पहले स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में 10 रुपए रखना है, कैश रिजर्व रेशियो में 20 रुपए रखना है, फिर जो बचा है ये दोनों तो साइड में ही रखवा दिया आपसे, मतलब एक रिजर्व में रखवा दिया बेसिकली 30, जो बिजनेस करना है 70 से करो। तो अब मैं 70 जनता, यदि मैं खुद कमर्शियल बैंक हूँ तो मैं 70 जनता को लोन दे पाऊंगी ना। तो अब मैं ये बोल रही हूँ statutory liquidity ratio, CRR, cash reserve ratio, bank rate can put huge funds at disposal of the commercial banks for lending. That is, यदि मैंने ये रेट कम कर दी, इसकी बजाय मैं 10 की बजाय बोलूँ 5 रख और ये 20 की बजाय 10 रख, तो अब बेसिकली सिर्फ 15 मुझे रखना है रिजर्व में और पूरा 85 से मैं बिजनेस कर सकती हूँ, आगे लोन दे सकती हूँ। तो यदि ये रेट्स चेंज होती हैं तो कमर्शियल, दैट इज ये रेट्स यदि कम होती हैं तो कमर्शियल के बैंक के पास इतना पैसा आता है कि वो जनता को और लेंड कर सकता है और बिजनेस कर सकता है। तो स्मॉल रिडक्शन इन दीज रेट्स, मैंने तो फिर भी 50% रिड्यूस किया, इवन तुम 2% से भी रिड्यूस करोगे तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी का पैसा जोड़ो ना, तो दैट विल, यदि थोड़ा भी रिड्यूस करते हो सीआरआर और एसएलआर तो इतने फंड्स हो जाते हैं कि कमर्शियल बैंक लेंडिंग के लिए ज्यादा फंड्स को डिस्पोज कर सकती है। तो एग्जाम की नजर से भी ध्यान रखना है, सीआरआर और एसएलआर यदि रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है तो कमर्शियल बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए ह्यूज फंड्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। One of the measure of magnitude of financial parameters is interest rate. एग्जाम में आया हुआ है, it is called as basis point. 1% is equal to 100 basis point. लर्न करो ये, 1% equal to 100 basis points. If current bank rate is 7.75% and RBI decreases it by 25 basis point, 1% is 100 basis point, तो 25 basis point 0.25 होगा कि नहीं? The new rate will be 7.50 because 25 basis point का मतलब है 0.25 और जो पहले 7.75 था माइनस 0.25 7.50, तो ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आपको याद रखना है 1% इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, उसके बाद 0.25%, 7.75% में 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% शेड हुआ, तो बचा कितना? 7.50%। RBI influences the interest rate through such policy instruments as bank rate. RBI interest rate कैसे influence करेगी? Through bank rate. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो है तो ध्यान दे दो। इधर क्या बोल रही हूँ मैं? रेपो रेट शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म। वापस बोल रही हूँ, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, रेपो रेट शॉर्ट टर्म। रेपो रेट इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। रेपो रेट का फुल फॉर्म क्या है? रीपर्चेज रेट।
Repo rate is the rate at which banks borrow money from RBI against pledging or sale of government securities to RBI. Generally इतना short term है, 2 weeks, up to 2 weeks में पैसा लौटा दोगे. Generally these loans are for up to 2 weeks, that short period. Repo rate का full form भी याद रखो, repurchase rate. RBI देगी, मुसीबत में वो देगी सिर्फ 2 महीने 2 वीक के लिए, up to 2 weeks, very short term. एंड वो भी पहले प्लेज करो, गिरवी रखो सिक्योरिटीज आरबीआई के पास, तब वो लोन देगी. एक एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड बैंक रेट इज व्हाट? इट इज टाइम हॉरिजन. टाइम हॉरिजन एक ऑप्शन में था, तो रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस क्या है? टाइम हॉरिजन का. दैट इज रेपो रेट शॉर्ट टर्म, बैंक रेट लॉन्ग टर्म, and this is called as time horizon. Repo rate is short term, bank rate is long term measure. Reverse repo rate. देखो जनरली तो मम्मी ही बच्चों की हेल्प करती है यदि वो मुसीबत में होते हैं तो. दैट इज सेंट्रल बैंक्स हेल्प कमर्शियल बैंक्स बाय रेपो रेट, दैट इज रेट एट विच दे लेंड लोन्स शॉर्ट टर्म. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल बैंक, वेरी रेयर, बट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन कर रही है. Reverse repo rate, rate of interest at which RBI borrows, that is RBI central bank ने पैसा borrow किया है from commercial banks, that is called as reverse repo rate. CRR and SLR. CRR cash reserve ratio, SLR statutory liquidity ratio. अब ये समझ लो कि ये है सेंट्रल बैंक, ठीक है. द प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद आरबीआई इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो. एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो. ये सेंट्रल बैंक है, इसने, ये कमर्शियल बैंक है, इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि तू 2 पर्स रख, मतलब तेरे पे 100 रुपए आएंगे यदि, तो तेरे को 1 पर्स 2 पर्स रख, पहले उन दोनों पर्स में पैसे डालेगी, फिर जो बचेगा उससे तुम बिजनेस करोगे. तो जो कैश रिजर्व रेशियो है, कैश रिजर्व रेशियो है CRR, उसमें क्या है, जो भी मान लो 100 रुपीज आए इसके पास बैंक में, कि कोई डिपॉजिट करके गया है, तो क्या हो रहा है, द प्राइमरी डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई, मतलब CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ये पर्स इसका आरबीआई के पास है, दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो. तो फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? द पोर्शन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स कीप विद इटसेल्फ. एक और पर्स है जिसमें पैसे डालने पड़ेंगे, SLR. ये वाला पर्स मम्मी को दे दो, दैट इज सेंट्रल बैंक के पास वो पैसा रहेगा, अपने लिए यूज नहीं कर रही है. जब कमर्शियल बैंक मुसीबत में आएगी तुमको ही दे देगी. बट जो CRR है वो डिपॉजिट हैज टू बी विद सेंट्रल बैंक. SLR में यू कैनॉट डू बिजनेस विद दिस मनी. 100 आया तो इसमें से कुछ SLR में भी डालना पड़ेगा. बट द पोर्शन ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक्स हैज टू कीप विद इटसेल्फ, मतलब अपने पास ही पर्स रखो, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रिजर्व और इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. कभी भी एनकैश करा के प्रॉब्लम है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये सब क्यों करते हैं? कुछ मिसहैपनिंग हुआ, इसको यूज कर लो ना. बैंक बंद होगी तो इकोनॉमी का ही नुकसान होता है ना, तो इसलिए 2 रिजर्व्स बनाए गए. आपको एग्जाम के लिए भी याद रखना पड़ेगा. CRR आरबीआई के पास रहता है, SLR खुद कमर्शियल बैंक के पास रहता है. SLR को रिजर्व रखना है इन फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. और कौन सा किसके पास रहता है? CRR का फुल फॉर्म, SLR का फुल फॉर्म, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो. फुल फॉर्म भी पूछते हो एग्जाम में. एक न्यूमेरिकल है एंड देन वील एंड दिस लेक्चर. इफ CRR is 4% and SLR is 26% and primary deposit received by commercial bank is 1 lakh, what will be the lendable resort? What amount of loan can commercial bank lend?
तो 4% तो CRR के पर्स में रखना है, 26% SLR के पर्स में रखना है, 4 + 26 30% तो रिजर्व में ही रखना है। तो 100 दैट इज 1 लाख मेरे पास आया, 1 लाख का 30% तो रिजर्व में किसका दिया, जो मैं लेंड कर सकती हूँ वो 100 - 30 दैट इज ओनली 70%, दैट इज 70,000 कैन बी गिवन एज लोन टू कमर्शियल बैंक, नॉट मोर। तो और एक जस्ट नट शेल के लिए याद रखो, इन्फ्लेशन के टाइम में आई फॉर इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI विल आई फॉर इंक्रीज CRR and SLR, during deflation D for deflation, RBI will D for decrease CRR and SLR। डिफ्लेशन है, ऑलरेडी लोग डर रहे हैं, डिक्रीज करो भैया ताकि इकोनॉमी में पैसा जाए तो ये लोग बिजनेस करें, ठीक है।